माँ की बातें याद आ जाती, हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा क्या जाएगा। बात है। मोगा हाँ जी, बॉम्बे क्लॉथ हाउस। राइट। और ये था कि पढ़ाई खत्म करके मैं वापस आई विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली बिज़नेस, या पापा की शॉप संभालेंगे या और बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा थॉट था। अभी मॉम डैड नहीं रहे, तो जो पापा की शॉप है वहाँ पे एक ब्रांड है पिज़्ज़ा का, वो उसको लेके आए हैं वहाँ पे। उनसे एक ही चीज़ शर्त पे दिया था कि यहाँ पे कोई भी टीचर्स पढ़ने आएँगे या आर्मी वाले आएँगे, कोई भी खाने आएँगे, तो उनको 50% डिस्काउंट हमेशा देना है। ट्रस्ट मी, मैंने जब देखा तो मैंने ऐसे आंख बंद करी और मेरे मुंह से गाली निकली। अच्छा, जब दबंग आपने की, उस वक्त दबंग सलमान की एक तरह से कमबैक फिल्म थी। फिर जब सलमान बोर्ड पे आए तो उन्होंने बोला कि सोनू को छेदी सिंह के लिए लेते हैं। सो मुझे अच्छा नहीं, कमाल रोल नहीं लगता था उस समय। तो अगर आप सिर्फ किसी को ज्ञान देने की कोशिश करोगे, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते आज के दौर में। मतलब कितना खून बहाया होगा इसमें, कितने लीटर। Right. हनी सिंह को लाने का आइडिया कैसे है? मुझे किसी ने बताया कि यार पंजाबी मुंडा है यार, गाने बढ़िया बनाता है, तो मैं बड़े प्रोड्यूसर्स को वो गाने भेजता था। नहीं भाई, मेरे गाने भेजते, मैं प्रोड्यूसर को बोला यार गाना है बहुत अच्छा लड़का है यार, देख टैलेंट को कोई रोक थोड़ा सकता है। ये तो मैं ना, मेरे पास गाना तो इस लेवल का तो नहीं है मेरे पास अभी रेडी गाना, पर मेरे को बनाना है गाना। मैं गाना ऐसा बनाऊंगा कि जो मज़ा आ जाएगा और इसके साथ जाएगा। देन ही क्रैक दैट वर्ड हिटमैन। जब जैकलीन को लिया, उसको बोला तेरे को मेकअप नहीं करना, तेरे को हेयर नहीं करना, तू ऐसी आएगी। तो जो लोगों ने तेरे को नहीं दिखाया वो मैं दिखाता हूँ। भाई 2-3 साल पहले की बात है, पहली बार मुझे किसी एक्टर ने वॉइस नोट भेजा। जी मैंने वीडियो भेजा था आपको। जी। मैंने कहा भाई एक इंटरव्यू करते हैं। आपकी एक कोई मैंने कोरोना पे स्टोरी बनाई थी, यू शेयर्ड दैट, Yeah. एंड देन कुछ आपकी बायोग्राफी बनाई थी। एंड वो मुझे याद है, वो 2-2.5 मिनट का जो वॉइस नोट है वो मैंने 200-250 बार सुना होगा। क्या बात है। कि आपने कहा था कि अमित भाई अभी तो बहुत बिजी हूँ, बहुत जी। काम है कोरोना में, तो अपन बैठेंगे और जम के करेंगे। क्या बात तो है। 2-2.5 साल लग गए हमें। सॉरी भाई, अभी पता नहीं चला बट नहीं सॉरी नहीं, उस जी। बीच आपने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि यू मेड एवरीवन प्राउड। गॉड्स बिन गाइडिंग अस। मुझे लगता है कि जरिया बनाया ईश्वर ने, रास्ता दिखाया। नहीं तो कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी की ऐसी कश्मकश में बिजी रहते हैं, ऐसे टारगेट सेट कर देते हैं जो जिनके मायने उतने नहीं होते। सो आई फील ब्लेस्ड कि वो अवेयरनेस आई ज़िंदगी के अंदर, एंड आई थैंक गॉड एवरी सिंगल डे फॉर दैट। मैंने टीजर देखा जी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब देखा तो मैंने ऐसे आंख बंद करी और मेरे मुंह से गाली निकली। मैं मतलब यहाँ वो नहीं दे सकता कि ओ, मतलब खुशी वाली गाली निकली खुशी ना? वाली गाली कि मतलब जी। ये इतना खूंखार एक्शन जी बहुत। और आप जब फिल्म बना रहे थे मुझे लगा फतेह यार कुछ कोई मतलब वैसा बना रहे हो, कुछ देशभक्ति वाला और उस तरह, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये निकल के सामने आएगा। तो व्हाई सो मच ऑफ वायलेंस, सो मच ऑफ एक्शन, ये कहानी क्यों सूझी? ये कहानी जब लिखनी शुरू की थी मैंने, तो ये कहानी का जो सीड आया था वो आम जनता से ही आया था, जब लोगों की आप मदद कर रहे थे। सो बहुत सारे लोग जब आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत साइबर फ्रॉड्स देखे। कुछ लोगों ने सुसाइड भी किए उस दौरान। मुझे याद है मैं करीबन 750 के करीब FIR दर्ज हुए। और फिर लगा कि ये जो दुनिया है इसके बारे में बताना ज़रूरी है फिल्म के माध्यम से। जब फिल्म बनानी शुरू की, लिखनी शुरू की, तो अगर आप सिर्फ किसी को ज्ञान देने की कोशिश करोगे, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते आज के दौर में। तो आप कैसे एंटरटेनमेंट के माध्यम से कैसे दो, तो आज एक्शन एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को बड़ा पसंद आता है। और मैंने सारी ज़िंदगी एक्शन किया फिल्म्स के अंदर, और फिर मुझे लगा कि एक ऐसा एक्शन बनाना चाहिए जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाया। जो 20-22 साल देश के सारे एक्शन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, बड़ी फिल्म्स की, पर एक ऐसा एक्शन डिज़ाइन किया है जो शायद हमारे हिंदुस्तान ने देखा ना हो, उसकी कोशिश थी। और फतेह का एक्शन वैसे ही डिज़ाइन हुआ, और उसको लगे 2.5 साल लगे उसको। बाय द टाइम हमने जो प्रेप किया, उसकी डिटेलिंग की, उसको शूट किया और आज आपके सामने लेके आए। इट्स लॉट ऑफ टाइम दैट वाज गिवन टू मेक ए प्रोडक्ट दैट इज लुकिंग द वे इट इज़। तो आज लोगों को जो पसंद आ रहा है, तो उनको पता है, जो लोग जानते हैं कि उसके पीछे कितना काम हुआ डिटेलिंग के ऊपर। और अभी मुझे लगता है जो एक दौर भी चल रहा है कि पीपल दोबारा से फिर से एक एक्शन फिल्म्स को लेके एक लोगों की जो लाइकेबिलिटी है जी। वो बढ़ी है। किल आई थी पीछे, राइट।
उसमें नए स्टार्स थे, लेकिन मतलब पीपल वेंट क्रेजी जी कि भाई ये क्या बना दिया। जी मतलब बहुत सिंपल कहानी थी, बट लोगों ने बहुत, हमने खुद देखा तो हमने कहा भाई ये तो देखा ही नहीं हमने कभी। जी तो आई थिंक ये मुझे लगता है उससे भी एक कदम आगे आप पहुंच गए हो। या मतलब कितना खून बहाया होगा इसमें, कितने लीटर। इसका स्केल बहुत बड़ा हमने किया। अभी शॉट इन डिफरेंट कंट्रीज, अमेरिका में शूट किया था, दुबई में शूट हुई थी, इस्तांबुल में शूट हुई, इंडिया में पंजाब में हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई। तो आइडिया ये था कि अगर मैं पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर बनाऊं तो बड़ी बनानी है। क्रिएटिवली हमेशा कब खींचातानी होती है, जब आप के जहन में एक विजन होता है, फिर आपको प्रोड्यूसर के पीछे भागना पड़ता है कि यार बॉस ऐसा शूट करना है, फिर यहाँ पे राइटर के ऊपर डिपेंड होना होता है कि यार आप कैसे लिखते हैं। पर अगर आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, तो फिर इजी होता है हर सबको कोऑर्डिनेट करना। तो सोचा था कि एक विजुअली एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ना देखी। जब जब हम मुझे याद है कि हम लोग अमेरिका में शूट कर रहे थे, गोल्डन गेट ब्रिज पे सैन फ्रांसिस्को में, तो वहाँ पे कोई फिल्म शूट नहीं हुई, वहाँ परमिशंस नहीं मिलती। थोड़ा सा जुगाड़ करके परमिशंस ली, शूट किया। और जब एक्शन की बात आई तो मैं सोचता हूँ कि जो नई जनरेशन है, यंगर किड्स हैं, उनको बड़ा अवेयरनेस है, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। सो मैं अपने बेटे और उसके सब जो दोस्त थे उनको बिठाया, मैंने बोला कि यार आप लोग फतेह क्यों देखोगे। तो सेड कि अगर आप मुझे जानते नहीं तो क्या रीज़न है, आप क्यों जाओगे फतेह देखने के लिए। एंड दे सेड कि यार उसमें एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो कभी इंडिया में देखा ही ना हो। सो उसकी क्या डेफिनेशन है देखा ना हो। तो भाई आज हर एक एक्टर कोई 50 करोड़ लगाने को रेडी है, कोई 100 करोड़ लगाने को रेडी है एक एक्शन सीक्वेंस पे। तो हाउ आर वी गोइंग टू मेक समथिंग बेटर देन दैट। तो बोला कि ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। उसमें पूरे एक्शन में अगर आप 70 80 100 लोगों से लड़ रहे हो तो कट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक ऐसा टेक्निकली शूट होना चाहिए। सो मुझे बड़ा वो कमाल का आइडिया लगा। तो मैंने बोला कि अक्सर जब हम फिल्म्स करते थे तो क्या होता था कि एक डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर को बोलता है कि ये यहाँ पे एक क्लाइमेक्स एक्शन है और यहाँ पे हीरोइन को पकड़ लिया है, गुंडे आएंगे, हीरो आएगा, लड़ाई होएगी, छूट जाएगा, जाएगा। तो ये एक्शन की डेफिनेशन होती है। तो 3 एक्शन सीक्वेंसेस है, एक इंटरवल में है, एक एंड में है, एक बिगनिंग में है, कुछ समथिंग लाइक दैट। पर एक्शन में होगा क्या पता नहीं है, कि बॉक्सेस पे गिरेंगे, कि ड्रम्स पे गिरेंगे, कि छत से गिरेंगे। तो एक बेसिक एक रेगुलर फार्मूला होता है जिसके आसपास हम लोग इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और मैं भी घूमता रहा हूँ इतने 20 22 साल। सो मेरा ये था कि मुझे वो नहीं करना, मुझे एक्शन डिज़ाइन करना है। तो मैं एक्शन डिज़ाइन करना शुरू किया कि अगर सिंगल शॉट है तो कैसे होगा, ये किन किन चीज़ों से लड़ेगा, कैसे आसपास की जो चीज़ें हैं, चाहे वो कप है, चाहे प्लेट्स हैं, चाहे पैन्स हैं, उनको कैसे वेपन बनाएगा। गन ख़त्म हो जाएगी तो मैगज़ीन के साथ कैसे लड़ेगा गन के। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बनाए गए, एक प्रॉपर एडिट बनाया गया कि ऐसा शूट करना है। एंड आई स्पोक टू ली विटेकर, ही इज समवन हु डिड एक्शन फॉर फास्ट एंड फ्यूरियस एंड जुरासिक पार्क। तो उन्होंने बोला यार बहुत एम्बिशियस थॉट है इसको शूट करना, बट वहाँ से फाइटर इतने कैसे लेके आओगे, 60 70 फाइटर्स जो आपको चाहिए सिंगल एक्शन के लिए, और अगर एक ने गलती कर दी तो वापस पूरा होगा। सो हाउ यू गोइंग टू डू दैट। तो हमने बोला कि करना तो यही है, कैसे करना है मुझे पता नहीं। जैसे कैन यू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमने मेक्सिको से और साउथ अफ्रीका से फाइटर्स बुलाए, और अलग अलग जगह पे, अलग कंट्रीज में उसका 2.5 महीने प्रेप हुआ था उस सीक्वेंस के लिए। और देन वी शॉट इन हेयर। जब आप एक्शन देखेंगे, सो आई फील कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्शन सीक्वेंस है जो मैंने देखा है या मैंने किया है। सो आई बिलीव कि बहुत सारी आने वाली फिल्म्स के लिए वो एक रेफरेंस पॉइंट हो, अगर एक्शन हो तो ऐसा हो। सो जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस शूट की हैं फतेह की, हर एक एक्शन सीक्वेंस का एक अलग सुर है, एक अलग फील है, एक अलग लाइटिंग है, एक अलग बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया गया है। सो आइडिया इज टू मेक समथिंग विच आई हैवंट डन सो फार एंड विच आई हैवंट सीन सो फार। मतलब आप बोल रहे हो क्योंकि आप कुछ बोलते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी अब बहुत ज्यादा है। मतलब पिछले 3 4 जी साल में आपने जो कमाया है। फतेह का टीजर में नीचे सबसे ऊपर एक कमेंट है, जी मैंने पढ़ा कि आपने भी पढ़ा होगा कि सोनू सूद ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, अब बारी है वापस देने की। अ, अ, देखिए मुझे लगता है कि भाई इमोशंस जो होती हैं ना, जो रिश्ते जुड़ते हैं। हम मुझे याद है कि जब मैं मुंबई दिल्ली से स्ट्रगल शुरू की थी, मुंबई में आए, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने के लिए आपकी एक जर्नी रहती है। और फिर आपको लगता है कि जब आप एक आम इंसान के साथ जुड़ते हो, जिससे आपको कोई रिश्ता नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता फीलिंग।
मुझे आज तक जब आम लोगों से मिलता हूँ, जो मुझे उन लोगों से मिल के खुशी होती है, उनके चेहरे पे मुस्कान ला के आती है, मुझे बॉक्स ऑफिस नंबर से ज़्यादा बड़ी लगती है। सो जो मैं लोगों के लिए कर पाया, तो आई थिंक वो ऊपर वाले का दिखाया हुआ समय था। और अभी मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर आपने करीबन 7.5 लाख लोगों को घर भेजा था, अगर वो 7.5 लाख लोगों की पिक्चर देख लें तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। सो उनको इसलिए नहीं घर भेजा था कि वो मेरी फिल्म देखें, बट अगर लोगों को लगता है कि ये फिल्म अच्छी है और देखें। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग इमोशन के कारण भी जाएंगे देखें। चलो कि जैसे आपने बोला कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, चलो इनके लिए बिकम एन इमोशन, जी, मतलब आपका नाम जब भी आता है तो या वो आई थिंक एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है। मतलब मैं 50 इंटरव्यू करता हूँ, तो वो मतलब वो एक जो रिस्पेक्ट होती है, एक एक्टर की रिस्पेक्ट अलग होती है, लेकिन आपने जो अर्न किया आई थिंक दैट इज समथिंग एल्स। आई थिंक माँ की बातें याद आ जाती है। हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा क्या जाएगा। बात। सो आई थिंक वो दुआओं में बड़ा असर होता है, बड़ी एक अलग फीलिंग होती है। और जब मुझे पता है कि लोग इमोशंस के कारण भी जब फिल्म देखने आएंगे, तो उनको इतना तो एंटरटेन करके भेजूंगा कि यार आए हैं तो अगर 10 रुपये लगाए हैं तो 100 लेके निकले हैं। और मैंने ये भी एक सोचा, मैंने अभी ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन माँ भाई आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा फिल्म्स कराते हैं, हमारी 100 करोड़ की कलेक्शन, 500,000 करोड़ हम लोग कलेक्शंस की बात करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि हम लोग कितने वापस दे पाते हैं लोगों को। तो मैंने जब ये फिल्म भी शुरू की थी, तभी मैंने अपने जितने मेरे साथ लोग एसोसिएटेड थे, मैं उनसे एक चीज़ प्लेज की थी कि इस फिल्म की जो भी प्रॉफिट्स आएंगे विल ट्राई टू डोनेट टू ओल्ड एज होम्स और स्कूल्स के लिए हम लोग करेंगे, ताकि एक मैसेज ज़रूर जाए कि जब लोग टिकट खरीदें तो उनको लगे कि जो हम टिकट खरीद रहे हैं किसी ना किसी अच्छे काम के लिए जा रही है। सो दैट्स अ आइडिया ऑल्सो टू मेक इट हैपन। और साथ में अगर लोगों को मज़ा भी आया एक्शन देखकर, सॉन्ग्स देखकर, म्यूज़िक बड़ा कमाल का मैंने इकट्ठा किया है इसके अंदर। सो आई फील कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा उनके समय को और उनके इन्वेस्टमेंट को। बिल्कुल, और अगर अच्छी लोगों को लगेगी तो 10 लोगों को बताएंगे भी, क्योंकि जी, आजकल वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ा बड़ा पीआर चीज़। है, सबसे बड़ी मार्केटिंग वही है। हमने देखा फिल्मों की कितनी मार्केटिंग कर लो, लेकिन अगर फिल्म में दम नहीं है तो तो नहीं नहीं खींच चल पाएंगे। पाती। और अगर दम है, आप बिल्कुल ही मार्केट मत करो, वो अपने आप हम ही लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास दिन में 20 मैसेज आते होंगे, कुछ सजेस्ट कीजिए अच्छा, कुछ सजेस्ट कीजिए अच्छा, तो लोग खुद देखते हैं। पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने भी बोला कि जब एक ही काम एक ही बंदा कर रहा है तो सिरदर्दी कम होती है, बट जब इतने सारे काम कर रहे हैं तो सिरदर्दी ज्यादा नहीं हो जाती खुद को डायरेक्ट करना? मुझे पता नहीं, मेरे सब बोलते हैं कि तू खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पे ले लेता है। मुझे याद है कि हम लोग यहाँ पे ही शूट कर रहे थे, इस होटल में हम लोग रुके हुए थे, हमने यहाँ पे भी शूट कर रहे थे दिल्ली में, जब हम लोग कनॉट प्लेस में शूट कर रहे थे, सब जगह। सो मेरे जो एडीज़ की टीम और प्रोडक्शन की कहती थी कि यार देख, सुबह 4:30 बजे सेट पे आया है सोनू, अभी रात के 9:30 बज गए यहाँ पे करते करते, ये पक्का जाके सोएगा, अभी मीटिंग नहीं होगी एटलीस्ट प्रोडक्शन। तो मैं उनको बोला था एक काम करो, जिम में आते हैं तो मैं अपन प्रोडक्शन मीटिंग करेंगे और उसके 1 घंटे बाद डायरेक्शन की मीटिंग रहेगी। सो दे सेड कि अभी भी जाओगे जिम रात को यार? तो मैं क्या यार, जाएंगे, थोड़ा करेंगे ना। सो आई फील कि जब आपको अपने काम में मज़ा आने लगे फिर आप थकते नहीं हो। बिल्कुल। मुझे याद है कि कोविड के दौरान मैं 6-6 दिन 7-7 दिन नहीं सोया भाई, और मुझे 1% भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि आप उस एक ऐसी लूप के अंदर बन चुके हो कि आपको नींद आएगी नहीं, थकते नहीं हो आप। तो वैसे ही डायरेक्शन, राइटिंग, और है कि अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है तो आप थकोगे नहीं। मैं कभी आज तक अपनी वैनिटी वैन में कभी जाके नहीं बैठता, मैं हमेशा सेट पे रहता हूँ, चाहे मेरी डायरेक्शन हो चाहे ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के बीच में बैठा रहूँ, कनेक्ट बना रहे। तो अगर आपका काम आप अच्छा नहीं है, फिल्म में मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको बैठे बैठे नींद आती रहेगी, आप सोते रहोगे सुस्त भी, यार मैं क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आई फील फतेह वॉज एन एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है क्रिएटिवली। मैं वो सब कर पाया जो मैं इतने सालों से उन फिल्म्स में कहीं ना कहीं मुझे मिस करता था कि अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा कर लेते तो मज़ा आ गया होता, थोड़ा सा एक्शन ऐसा लिख लिया, थोड़ी लाइन्स ऐसे लिख लेते तो मज़ा आया था। मुझे लिखने का बड़ा शौक है, तो मैंने जो भी पिछले कई महीनों से या सालों से लिखा, और वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में बैठता था, मैंने उनको डायलॉग के रूप में रखा है। गाना आज जी, आया, मैंने देखा अभी नंबर 7 पे ट्रेंडिंग है, हाँ, और मुझे लगता है जब तक इंटरव्यू आएगा नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। अभी नंबर 1 पे आ गया था, अभी जब मैं देख रहा था कल रात को 3 पे था, अभी नंबर 1 पे भी कर रहा था वर्ड पे, मोस्ट तो ट्रेंडिंग सॉन्ग। मतलब धीरे धीरे बढ़ जी, रहा है आगे, 12 जी। मिलियन मैंने देखा कि व्यूज हो गए। तो हनी सिंह को लाने का आइडिया कैसे आया? ये हनी और मेरा रिश्ता आज नहीं 16 साल पहले से है।
जब हनी सिंह कैलकाटा अपना चंडीगढ़ में रहते थे, तो मैं उस समय उनकी शुरुआत थी और मुझे किसी ने बताया कि यार पंजाबी मुंडा यार गाने बढ़िया बनाता है, तो हमने थोड़ा सुना उस समय और उन्होंने बड़े गाने मेरे लिए प्ले करके मुझे सुनाए, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने बोला यार बड़ा टैलेंटेड है, तो मैं बड़े प्रोड्यूसर्स को वो गाने भेजता था। नहीं भाई, मेरे अच्छा। गाने भेजते, मैं प्रोड्यूसर को बोला यार गाना है बहुत अच्छा लड़का है यार देख, तो बोले यार पंजाबी गाना चलेगा नहीं, हिंदी पिक्चर में कैसे चलेगा यार। तो मैं उनको कन्विंस करता रहता था पर माने नहीं। फिर देन ही बिकेम ए रेज बिकॉज यू नो टैलेंट को कोई रोक थोड़ा सकता है। तो उन्होंने अपना रास्ता बनाया, फिर वही लोगों ने उनको लेना शुरू किया। तो जब मैं ये फिल्म था तो तब मेरा गाना प्लान नहीं था कि करना है। पिक्चर ख़त्म हो गई थी, एडिट थी, प्रमोशन शुरू होने वाले थे, तो मैं, मेरे एक दोस्त है पूरा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। कहता सुन भाजी इसमें कोई आइटम नंबर टाइप का है कुछ? तो मैं कहा नहीं नहीं यार ये आइटम नंबर वाली पिक्चर नहीं है, थोड़ी सी एक ना प्रॉपर है, इसका एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फिट नहीं होगा। नहीं नहीं भाई आइटम नंबर चाहिए रहता है ना, ऑडियंस होती है देखती है, अब देखो ये गाना फलानी एक्टर कैसे चला ऐसे चला। मैं क्या हाँ वो है पर इसमें फिट नहीं हो गया ना, मैं ज़बरदस्ती डालूंगा थोड़ा थोड़ा एब्रप्ट लगेगा। नहीं भाई सोचो सोचो। तो मैं चले गया, तो मेरे माइंड में थोड़ा आता रहा, मैं कहा अगर कोई ऐसा नंबर डालना है तो कैसे डालें कि जो पिक्चर के सुर के साथ फिट हो। सो देन आई स्पोक टू हनी, मैं भाई कैसा कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने उसको ट्रेलर दिखाया और ही वॉज ओ वेल, यार ऐसा तो देखा ही नहीं मैंने, क्या कमाल की चीज़ है यार ये। तो मैं ना, मेरे पास गाना तो इस लेवल का तो नहीं है मेरे पास अभी रेडी गाना, पर मेरे को बनाना है गाना। मैं गाना ऐसा बनाऊंगा कि जो मज़ा आ जाएगा और इसके साथ जाएगा। देन ही क्रैक दैट वर्ड हिटमैन, कि यार गाना हिटमैन है, बंदा एक हिटमैन है और अपने सुर में चलता है। सो देन ही मेड दिस सॉन्ग और हमने बोला कि मैं उनको बोला मैं कि गाना शूट भी ऐसा करेंगे कि मज़ा आ जाएगा, पीपल सी कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन वैल्यूज। एंड देन मैं बॉस को लेके आया और वी शॉट द सॉन्ग एंड नाउ इट्स डूइंग सो वेल। और शुरू में एक आपका डायलॉग भी आता है बड़ा जी जबरदस्त इसमें, हाँ उसके बाद फिर गाना शुरू होता है। या पेस वहां से उन्होंने सेट कर दी गाने की राइट। कि मतलब वो गाना वो डायलॉग तो मैंने गाने के बाद लिखा था, हम्म, तो मेरे माइंड में वो शॉट जरूर था जो आपने देखोगे कि वो उल्टा रिफ्लेक्शन में हम्म, शॉट है, तो वो मेरे माइंड में शॉट था पिक्चर हम्म, में लेना, पर मैं ले नहीं पाया किसी कारण। तो मैं बोला गाना जो है इसी से शुरू करूंगा मैं, पहले मुझे शॉट लेना है। तो मैं बॉस को भी बोला यार बॉस मेरे को शॉट लेना जरूरी है, चाहिए मुझे। तो डाला और फिर उसके बाद वो हमने वो शॉट डाला कि एक एक सुर के साथ शुरू करें, एक डायलॉग्स के शुरू करें, तो फिर देन ऑडियंस अपने आप ग्रूव में आ जाती है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम फिल्म के रिव्यूज करते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं एक्शन? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे एकदम घबरा जाएंगे? देखिए आज फैमिलीज के साथ देखने वाली फिल्म है बड़ी। इट हैज़ गॉट पेट्रियाटिज्म, इट्स गॉट अ सोल टू द फिल्म। देखिए एक्शन विदाउट इमोशन इज जीरो। ऑब्वियसली। इस ये फतेह एक पंजाब के अंदर एक दूध की फैक्ट्री में काम करने वाली कहानी है जो उसकी बैक स्टोरी है। तो वैसे ही पंजाब आपको दिखेगा, दूध की फैक्ट्री में एक सिंपल सीधा बंदा जो चेक वाली शर्ट पहन के टेरिकॉट की पैंट्स पहन के पहनता है। मेरी पूरी पिक्चर में मैंने 2 ही जूते पहने हैं, 2 ही पैंटें पहनी है, 3 शर्टें पहनी है, बस मैंने कुछ नहीं किया। जब जैकलीन को लिया उसको बोला तेरे को मेकअप नहीं करना, तेरे को हेयर नहीं करना, तू ऐसी आएगी। तो जो लोगों ने तेरे को नहीं दिखाया वो मैं दिखाता हूँ। दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर मार्केट में जो लड़की शॉपिंग करने निकलती है और वहाँ से जो कुर्ती और बैग खरीद के निकलती है, या पालिका बाजार अपना जनपद से लेके निकलती है, वो लुक चाहिए मुझे। सो देन वी क्रिएटेड अ लुक। और जब उसने देखा तो ही शी सेड कि सुनो मैंने 26-27 फिल्में की हैं, बट मैं इसमें इतनी अलग डिफरेंट कैसे अच्छी दिख रही हूँ, कुछ स्पेशल लेंसेज हैं क्या तेरे पास, क्या है? मैं कि नहीं, इट्स जस्ट मे बी आई विजुअलाइज कि तेरे को वैसा दिखाना है। एंड जहाँ तक आपने बोला फैमिलीज देखेंगी, बट आजकल क्या है कि सेंसर की एक बड़ी और भी स्ट्रिक्ट हो गए कि भैया अगर छोटा सा ब्लड तुमने थोड़ा ज़्यादा दिखाया तो उसके सर्टिफिकेट्स के UA 6 है, अभी UA 13 हो गया, UA 18 हो गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ गए। आई होप कि हम लोग ऐसा लेके आए जहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चे भी देख पाए। बट ये डेफिनेटली फैमिली की फिल्म है, कोई इसमें गाली गलौज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये क्योंकि लोग बहुत ज्यादा क्योंकि फैमिली के साथ जाते हैं लोग, आप हैं, आपकी पिक्चर है, तो जाहिर है लोगों के दिमाग में होगा यार ये साफ लेके साफ जाना है, सुथरी पिक्चर तो 100%। साफ सुथरी पिक्चर है, तो या यू हैव सेट, तो मतलब जी बात क्लियर। राइट अब पंजाब का आपने जिक्र किया, जी तो क्योंकि अब हमारी मुलाकात 2-2.5 साल बाद हुई है, तो जी 2-4 मेरे क्वेश्चन बिल्कुल जरूर मैं मोगा हाँ जी बॉम्बे क्लॉथ हाउस राइट मैंने जो अपनी कहानी बनाई थी उसमें भी उसका जिक्र किया था, जी। तो वहाँ की क्या यादें हैं? कैसे बॉम्बे आप ट्रेन से आए थे? मेरे फादर की शॉप थी बॉम्बे क्लॉथ हाउस, काफ़ी नोन शॉप थी पंजाब के अंदर। एंड आई वाज ओनली सन, मेरी 2 सिस्टर्स, वन एल्डर वन US में थी, छोटी वाली हमसे काफ़ी छोटी थी। तो उस समय पंजाब में थोड़ा माहौल ख़राब था टेररिज्म के कारण, तो ये था कि बच्चों को बाहर
पढ़ाने भेजना यहाँ पे सही नहीं है. सो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर. Yes. और ये था कि पढ़ाई खत्म करके मैं वापस आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली बिजनेस, या पापा की शॉप संभालेंगे या और बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा थॉट था. बट समहाउ एक्टिंग बग बिट इन नागपुर और लगा कि एक्टर बनना चाहिए. बट मैं नागपुर में जब पढ़ाई करने गया तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो और मैं अपने माँ बाप के पास जाके रहूँ. तो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल उनसे टू स्टे अवे फ्रॉम देम. एंड जब पढ़ाई ख़त्म होने लगी 3rd 4th ईयर में, तो मुझे थोड़ा लगा कि एक्टिंग में ट्राई करते हैं. सो मेरा मन 50-50 था कि यार पेरेंट्स को छोड़ के फिर वापस ज़िंदगी स्ट्रगल शुरू होगी, जो बड़ी मुश्किल से साल काटे हैं, वापस जाने के लिए फिर दोबारा गिनती शुरू हो जाएगी. सो आई स्पोक टू माई मॉम एंड डैड. ही सेड कि नहीं, तेरे सपने हैं ना, तो पूरे कर क्या, मेक इट हैपन, वी आर विद यू. और उनका जो बात थी, एंड आई केम टू बॉम्बे टू परस्यू माई ड्रीम्स. स्ट्रगल, हर ऑफिस दर ऑफिस, हर रोज़ फ़ोन करना, एंड माँ बाप का तो इंतज़ार ही रहता है कि आज कुछ नई खबर आएगी, गुड न्यूज़ आएगी. एंड कुछ सालों बाद जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था, मैं क्या यार मेरा ना मन नहीं लगता आपके बिना उधर यार. ठीक है, सब कर रहे हैं, फिल्म्स 3-4 कर ली थी. तो कहते यार सोनू, तू ना तू पंजाब छोड़ चुका है, तो अभी वहाँ का बन गया. तो पंजाब तो तेरा घर है, यहाँ हमेशा रहेगा, पर तू अब खुश उधर ही रहेगा. तो तू उसको और मेहनत करके अभी अचीव योर ड्रीम्स. और फिर करते रहे. पापा की शॉप है, मैं तभी भी जाता रहता था जब मैं बना. अभी मॉम डैड नहीं रहे, तो जो पापा की शॉप है वहाँ पे एक ब्रांड है पिज़्ज़ा का, उसको लेके आए हैं वहाँ पे, पिज़्ज़ा हट. और वहाँ पे मैंने जब वो ब्रांड को भी पिज़्ज़ा हट को दिया था, तो इट वाज अ 500th आउटलेट वहाँ पे. तो मैंने उनसे एक ही चीज़ शर्त पे दिया था कि यहाँ पे कोई भी टीचर्स पढ़ने आएंगे या आर्मी वाले आएंगे, कोई भी खाने आएंगे, तो उनको 50% डिस्काउंट हमेशा देना है. तो वो ही एक आउटलेट है देश के अंदर जहाँ पे टीचर्स अगर अपना ID कार्ड दिखाएं या आर्मी वाले दिखाएं, उनको 50% डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे. सो वो है. और वहाँ पे पूरा जो हमने इंटीरियर किया था, पापा की शॉप जैसे ही किया, कि ताकि वो मेमोरीज बनी रहे. एंड व्हेनेवर आई विजिट मोगा, आई गो एंड विजिट द शॉप आल्सो. अच्छा, ये भी सही है कि आप जब साउथ गए थे ट्रेन पे पहली पिक्चर के लिए, तो वो प्रोड्यूसर ने कहा था शर्ट उतार के दिखाओ, या ऑफ कुछ कोर्स. क्या 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 था वो तो किस्सा? मैं तो ट्रेन पकड़ी, चेन्नई विजय भवानी स्टूडियोज में गया. और प्रोड्यूसर बैठे हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि आप सर बैठिए, हम मिलते हैं आपसे. तो ये केम एंड सेड कि यार अच्छी बॉडी, आप टी-शर्ट उतार के दिखा सकते हो. तो मैंने बोला उतार के दिखा सकते हैं. मैंने उतारा. कहता है गुड बॉडी, आप कर रहे हो हमारी पिक्चर. एंड ही सेड कि शाम को आप ऑफिस आना. तो उन्होंने एक चेक वेक साइनिंग दिया मेरे को 10,000 रुपीज़ का, कि 7-8 मंथ्स की आपकी डेट्स हैं, आपको करना है. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार बड़ी जल्दी मिल गई पिक्चर ये तो. एंड एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे वहाँ पे, अभी रिसेंटली पास हुए, उनका नाम था विजयकांत. तो उन्होंने मेरी कहीं फोटोग्राफ देखी थी और उन्होंने बोला कि इस लड़के को लेके आओ, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वहाँ से साउथ की जर्नी शुरू हुई. उस पिक्चर में बड़ा नाम हुआ मेरा. एंड फिर तमिल के बाद तेलुगु, कन्नड़ा, ऐसी फिल्में करते रहे. अच्छा, जब दबंग आपने की, उस वक्त दबंग सलमान की एक तरह से कमबैक फिल्म थी. उससे पहले उनकी कुछ फिल्में चली जी, नहीं थी. वांटेड right, आई थी, right, फिर देन दबंग आई थी. right. तो उस वक्त जब कर रहे थे छेदी सिंह का किरदार, हम्म. तब लगा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा. ये उस फिल्म के सारे कैरेक्टर, सारे डायलॉग्स, मतलब जी. एकदम, मतलब वहां से सलमान पिक्ड अप अगेन, और फिर तो मतलब एक सेकंड इनिंग्स उनकी शुरू हुई देखिए, थी. पहले जब दबंग आई थी तो पहले अभिनव ये बोल रहे थे कि चुलबुल पांडे एक करप्ट कॉप का काम है, सोनू तेरे लिए भी रोल लिख रहा हूँ. क्योंकि वो युवा के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर थे जब युवा मणिरत्नम की कर रहे थे. सेड कि मैं जो पिक्चर बनाऊंगा तेरे साथ हीरो बनानी है. तो उस समय वो एक करप्ट कॉप की कहानी लिख रहे थे. फिर जब सलमान बोर्ड पे आए तो उन्होंने बोला कि सोनू को छेदी सिंह के लिए लेते हैं. सो मुझे अच्छा नहीं, कमाल रोल नहीं लगता था उस समय. मना कर दिया था मैंने आपने? मना कर दिया था उसको. तो उन्होंने बड़ी 2-3-4 दफ़ा बार अलग अलग जगह से बोला कि नहीं कर तू. तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा इसको रीराइट करता हूँ, मैं अपने ढंग से बनाता हूँ, जो अगर समझ में आपको तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर मैंने उसको एक कॉमेडी का स्ट्रीक डाला उसके अंदर, कि एक भैया जी स्माइल वाला कैरेक्टर है, उसके बात करने का तरीका, उसके डायलॉग्स, उसके सीन्स लिखे मैंने. फिर सलमान को जब सुनाए तो उनके चेहरे पे स्माइल आई उनके ऑफिस में जब थे. बट ही वॉज नॉट कन्विंस कि मैं उसके अंदर कॉमेडी डालूँ. नहीं, थोड़ा गुस्सा ही रहने देना, एकदम छेदी सिंह है. मैं क्या, देखो आप भी स्माइल किए, आपको अच्छा लगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, सो लेट्स मेक दिस हैपन. फिर देन ही सेड ठीक है करते हैं. एंड वो किया. और मुझे याद है कि जब फर्स्ट ट्रायल हुआ था एड लैब्स में, और सलमान भी बोले कि तू सुपर है पिक्चर के अंदर, लोगों को समझ आ गया तेरा कैरेक्टर, अच्छा किया कि कॉमेडी डाला. सो वो थी दबंग की जर्नी. बट कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हिट होगी.
उस समय पहली, मुझे याद है कि 100-125 करोड़ करने वाली वो पहली फिल्म थी उस समय। और आई थिंक वो बोलते हैं कि वाइब ऐसी कमाल की थी उस पिक्चर की, सब लोग इतना खुश थे कि वो बोलते हैं कि अगर पिक्चर की वाइब सही हो, ऑन सेट लोग खुश रहें, तो पिक्चरें 80-90% हिट होती हैं। या तो दबंग हैड दैट वाइब। अच्छा, कभी कोई ऐसी फिल्म रही जो करने का मन नहीं था, पैसों के लिए करी, या यारी दोस्ती में करी कि इसको मना नहीं कर सकता मैं? पैसों के लिए नहीं मैंने आज तक कोई पिक्चर की, मैं तो नहीं, शुरू कभी में भी नहीं, कभी नहीं की, लाइफ में नहीं की। जब मैं स्ट्रगल भी शुरुआत हुई तभी पैसे के लिए नहीं पिक्चर की मैंने कभी। ऐसा ज़रूर होता है कई बार कि आप पिक्चर ऐसी कर लेते हो और आपको सेट पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, कि यार लगता है कि यार मतलब ठोक रहे हैं यार, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं लोग। पर क्रिएटिवली यू कांट से, और यू ट्राई टू कंट्रोल कि आप क्या कर सकते हैं। बट पैसों के लिए तो कभी नहीं की पिक्चर ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कर पाऊंगा, बिकॉज क्रिएटिवली आप एवरी डे यू विल बी मेंटली टॉर्चर्ड कि यार ये क्या हो रहा है आपके आसपास। अच्छा, अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद आगे भी सोचा है कि डायरेक्शन और करूंगा, मेरे या को पहले? मेरे को पिक्चर देखने के बाद सब स्टूडियोज के ऑलरेडी फ़ोन आ गए कि तू कर, हमारी फिल्म कर। ओह इनफैक्ट इसी स्टूडियो के साथ भी अगली पिक्चर उन्होंने, दे हैव ऑलरेडी सेड कि हम लोग करते हैं, वी विल अनाउंस। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा रुकते हैं, लेट द फिल्म कम, मेरे को लेट द आइडिया सिंक इन कि कैसे है। बट ये बात पक्का है कि आई हैव थॉरली एंजॉयड डायरेक्टिंग दिस, आई हैव थॉरली एंजॉयड राइटिंग इट क्रिएटिवली। आई थिंक इट्स माई बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। ये नहीं कि मेरी खुद की फिल्म है, पर आप को अच्छा लगे, मुझे लगता है कि आपको उसके ऊपर मेहनत तो पक्का दिखेगी कि किस लेवल की डिटेलिंग हुई थी। मुझे याद है कि जब मैंने शुरू की थी फिल्म की, क्या लाइटिंग होगी वो मेरे पास पूरी टेक्स्ट बुक थी हर सीन की। अगर आज हमारा दोनों का सीन है तो क्या लाइटिंग रहेगी, वो टेक्स्ट बुक था। वो डीओपी को दिया जाता था, वो जो पीछे लाइटिंग करते उनको भी दिया जाता था रेफरेंस की इस तरह की लाइटिंग होगी। पूरी पूरी पिक्चर का ऐसे डिज़ाइन किया गया था। फिर मैं हमेशा मानता हूँ कि ना साउंड और एडिटिंग एक बहुत बड़ा गेम होता है पिक्चर का। सो जब साउंड हो रहा था फिल्म का, तो मैंने बोला था कि अक्सर फिल्मों में क्या होता है कि एक बैकग्राउंड स्कोर वाले को साउंड दे दिया जाता है और बीजीएम बनाता रहता है, वो कुछ है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला कि यार इसका बैकग्राउंड ऐसा करना है कि कभी किसी ने सुना ही ना हो, साउंड से अलग हो। मुझे कोई रेगुलर जो दिखती हैं साउंड सुनाई देती है, मुझे वो नहीं चाहिए साउंड्स। और फिर फॉर्चुनेटली मैंने एक ट्रैक लिया फ्रॉम हांस जिमर। एंड हांस जिमर के सब शुरू से ही फ़ैन रहे हैं, चाहे फ्रॉम डार्क नाइट हो, ग्लैडिएटर हो, टॉप गन हो, ड्यून हो। तो वो उसको मैंने पूरी पिक्चर का बीजीएम का स्कोर बनाया। एंड आई स्पोक टू जॉन, जो हमारा बीजीएम का रिदम है, कि ये पिक्चर की दुनिया है, ये साउंड हिंदुस्तान ऑडियंस सुनती नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट्स लोगों को सुनाई नहीं देते आमजन। तो ये जब होगा बैकग्राउंड और वो विजुअल्स होंगे, सो इट विल टेक टू अ डिफरेंट लेवल। और लोअर कॉटलर जो जिसको ग्रैमी मिला, ग्रैमी नॉमिनेटेड है, ड्यून की जो वॉइस है वो अभी फतेह की वॉइस बनी। सो स्लोली डीओपी इटालियन से, एक्शन वाले बाहर के, तो जब सब इकट्ठे आने शुरू हुए, सो आई थिंक फतेह सामने आई है। एंड आई होप कि जितनी मेहनत फिल्म को बनाने में हुई है उतनी लोगों को पसंद भी आए। अच्छा, मुझे आपसे बात करके बड़ी सारी चीज़ें नई भी पता चली कि आपने बीजीएम पे काम किया, लाइटिंग पे काम किया, और एडिटिंग भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू। मेरे माइंड में जब मैं शूट कर रहा था, मेरे माइंड में एक एडिट पैटर्न था कि पिक्चर ऐसी एडिट होगी। टेक्निकल लोगों के लिए जो लोग अपना देख रहे हैं, तो मुझे एक फिल्म बड़ी कमाल लगती थी, जेसन बॉर्न, जो बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सीरीज़ की जितनी फिल्में, उसके अंदर एक एडिटिंग खास, ऑस्कर भी मिला था उनको। उसके अंदर एक खास था कि उसको बोलते हैं ASL की एवरेज शॉट लेंथ, कि अगर पूरी पिक्चर के अंदर 4000 शॉट्स में पूरी पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर 1.5 घंटे की है, तो उसमें एवरेज शॉट कितना था? तो उसमें 4.2 सेकंड्स का एक एवरेज शॉट था, अगर आप पूरी पिक्चर को देखो। बड़ी फास्टली एडिटेड थी, बड़ी स्मार्टली एडिटेड। मेरे को वो पिक्चर हमेशा अच्छी लगती थी वो। सो मुझे लगा कि मैं इसको अपनी फिल्म को कुछ अलग ढंग से बनाना है। जब उसका पार्ट 2 बना तो उसका एवरेज शॉट लेंथ 2.4 सेकंड, क्विक थी और एंगेजिंग थी। सो मुझे एक तरीके से इसको एडिट करना था। तो मुझे पता था कि मुझे एडिटर मेरे साथ बैठना चाहिए सुबह से शाम। अगर मैं किसी को दे दूंगा एडिट करने के लिए, सीन दिखाएगा, अच्छा है इसको प्लस कर माइनस कर, वो ऐसा होगा नहीं कि। सो एक नया लड़का मैंने पकड़ा, वो प्रोमोज काटता था, मैंने उसको बुलाया, उसका नाम था यश। मैं कहा यश, ऐसा है कि तू इस पिक्चर का एडिटर बन सकता है, तेरी पहली फिल्म है, तूने ज़िंदगी में कभी फिल्म कभी की नहीं है, तो टाइम देना पड़ेगा। कहता सर मैं पूरी जान लगा दूंगा इससे। मैं क्या, आ जा फिर कल सुबह से लेके रात तक हम लोग बैठ के एडिट करते थे एक एक सीन। और
उसके जब आप एडिट और साउंड डिज़ाइन और साउंड ट्रांजिशंस और सीन ट्रांजिशन देखोगे, आपको लगेगा कि उसमें कुछ खास है। जो टेक्निकल लोग हैं वो उसको समझेंगे कि ये कैसे बने हुए हैं, कुछ ऐसे सीन्स डिज़ाइन किए हुए हैं। सो आइडिया वाज कि यंगस्टर्स, नए बहुत सारे लोग हैं, वी जस्ट नीड टू ट्रस्ट देम, गिव देम अ ब्रेक एंड ट्राई टू क्रिएट सम न्यू मैजिक। मैं वही बात कह रहा था कि इतनी टेक्निकल चीज़ें जी मुझे लगता नहीं है कि कभी किसी एक्टर के साथ बैठ जी। के बात की होगी या किसी जी। ने मुझे बताई भी होंगी कि ऐसा Right. होता है। तो ये वर्क आपने मतलब बारीकी से काम करना जिसे कहते हैं, हाँ। 2 ढाई 3 साल इसको दिए हैं अपनी Right. ज़िंदगी के। राइट तो डू यू थिंक कि इतनी मेहनत आजकल कम होती है? मैं नहीं कहूँगा नहीं होती है जी। कुछ चीज़ों में, राइट बट कम होती है। राइट। और यही वजह है कि भाई ऑडियंस को अगर थिएटर में लाना है, अलग तो बताना कुछ ऐसा पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा राइट कि वो आने के बाद बोले यार मैं ये पिक्चर देख के आया हूँ भाई, ये तो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। राइट। तो डू यू थिंक कि आई मेहनत फील कि देखिए, जो मेहनत है वो दिखती है। आजकल ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है, दे आर यस वेल इन्फॉर्म्ड। हम्म। उनके उनका आपकी एक एक्टर की हैसियत एक रिमोट कंट्रोल की उंगली के सामने कुछ नहीं होती। वो एक धीरे से दबाते हैं एंड यू आर आउट ऑफ द फ्रेम। सो अगर आप उनको होल्ड करना चाहते हो कैमरा कि भैया इसको मैं तेरे रिमोट को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तो आपको वैसा कुछ बनाना पड़ेगा। यस अगर आपके माइंड में ये जहन सोच करके आप सीन या एक्शन या डायलॉग शूट करने जाते हो, तो सामने वाला रिमोट को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो आप स्क्रीन पर टिक नहीं पाओगे क्योंकि इतना कंटेंट है। सो वो सोच के तो मुझे लगता है क्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल, और समय आपने दिया है जी एंड आई एम वेरी मच श्योर। मतलब मुझे तो टीजर देख के इतना मजा आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ ट्रेलर का थैंक यू कब आएगा और फिर कब पिक्चर आएगी। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड थैंक आई यू। एम श्योर इट विल बी अ हिट, क्योंकि बड़े सारे लोगों की Fingers दुआएं crossed, आपके साथ fingers हैं। crossed. क्राफ्ट अच्छा है जी और मुझे लगता है कि वो एक आपने एक वीडियो शेयर किया था बड़े टाइम पहले जिसमें आपने अपने मैसेजेस दिखाए थे, जी वो रुक ही नहीं रहे थे। राइट। तो मैं चाहूंगा कि इस पिक्चर के बाद भी वही रिस्पांस मिले, कलेक्शंस रुकनी नहीं वैसे चाहिए। ही लोग जो हैं वो याद करें। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी उस वक्त जब भी कोई अच्छा काम करता था ना, जी तो उसको ये कहते थे ये दिल्ली का सोनू सूद है, ये अरे भोपाल का सोनू सूद है। वाह। आई क्लियरली रिमेम्बर, मतलब Yeah. दिल्ली में एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पॉलिटिशियन, ही वाज डूइंग गुड, वो Yeah. लोगों की मदद कर रहे थे। जी तो उनको लेके यही कहा जाता था जी। ये दिल्ली के सोनू सूद हैं। तो ये सेट एन एग्जाम्पल। Thank और you, मतलब thank you so much. आपसे बात करना इट्स एन ऑनर। नहीं, इट्स तो अ मतलब प्लेजर मेरे लिए तो भाई। यू आर एन इमोशन। नो मेरे लिए भी आप इमोशन ही हो भाई, तो एकदम मजा आप आता जब है भी आपसे। मिलते हो मतलब बिल्कुल जी। एकदम एक अपनापन लगता है। थैंक यू और सो मच। मेरा नाम निकनेम मोनू है Yeah, और मेरे yeah. रियल भाई का नाम सोनू है। तो दैट इज आल्सो ए कनेक्शन। Yeah. एंड सोनू भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank आई एम you, श्योर thank ये you. फिल्म जो है एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। Yeah, आपने कहा ना thank you. कलेक्शंस तो एक अलग चीज होती है, बट यू नो कंटेंट के मामले में जी। वी नीड टू अप आवर गेम। और मुझे लगता है ये फिल्म वो काम जरूर करेगी। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप जो करें उसमें छा जाएं, चाहे Thank डायरेक्शन you. करें या फिल्म करें या व्हाटएवर यू डू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।